दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और 24 घंटे सपोर्ट पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 6 जय प्रकरण पार्ट 2। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे दंत क्षरण। दंत क्षरण क्या होता है? दंत क्षरण या दंतचय इनेमल तथा डेंटिन के सनसने सनसने यानी धीरे धीरे मृदुकरण, मधुकरण यानी उसके नष्ट होने से के कारण होता है। इसका प्रारंभ तब होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब इनेमल मृदु या विखनिजीनीकृत यानी उससे जो खनिज जमा हुए हैं वो निकल जाते हैं, विखनिजीनीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। जो जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांतों को ढक लेता है, इसलिए लार जो होती है अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है और सूक्ष्म जीव मज्जा यानी कैविटी या गुहा में प्रवेश कर जलन या संक्रमण उत्पन्न करते हैं। तो जो जीवाणु क्या करते हैं, जो हमारे दांत जब हम भोजन करते हैं तो जो भोजन दांतों पे लगा रहता है उससे वो क्रिया करते हैं, क्रिया करके वो क्या होता है अम्ल बना लेते हैं। अम्ल बनाने के बाद वो क्या होते हैं प्लाक बना लेते हैं। प्लाक के अंदर की ओर क्या होते हैं जीवाणु होते हैं, जिससे क्या होती है प्लाक के अंदर होने के कारण क्या होता है जीवाणु दांत को खोखला करते रहते हैं और जो कैविटी में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण संक्रमण या जलन होती है। ओके फ्रेंड्स, अतः भोजन उपरांत ब्रश करने से प्लाक हट सकता है और इससे जीवाणु का आक्रमण नहीं होता। तो भोजन के उपरांत अगर ब्रश कर लिया जाए तो प्लाक हट जाएगा और जीवाणु का आक्रमण नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, और इस प्रकार दांत सेफ रहेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। तो विभिन्न जीव होते हैं, उनके अंदर जो ग्लूकोज का विखंडन के तरीके 3 प्रकार के हैं। ग्लूकोज यानी C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है या इसे इकाई सूत्र कहो। ओके फ्रेंड्स, तो ग्लूकोज ये रहा। और ग्लूकोज क्या करता है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में क्या होता है ये पायरुवेट में बदल जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो ग्लूकोज होता है वो कोशिका द्रव्य में क्या होता है पायरुवेट में बदल जाता है। अब ये पायरुवेट का 3 प्रकार से इसका विखंडन होता है। सबसे पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की जो अनुपस्थिति, जो ईस्ट, ईस्ट क्या होता है एक कोशिकीय जीव होता है। जो ईस्ट बहुत ही नग्न जीव होते हैं जिन्हें आंखों से आसानी से नहीं देखा जा सकता। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है ईस्ट जो होता है, ईस्ट में क्या होता है जो ये पायरुवेट होता है वो क्या होता है इथेनॉल और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी उदाहरण हो जाएगा ईस्ट, ईस्ट के अंदर क्या होता है इथेनॉल जो होता है, जो पायरुवेट होता है वो इथेनॉल CO2 और ऊर्जा में बदल जाता है। उसी प्रकार क्या होता है अपने पेशी कोशिका, जो हमारी जो पेशी कोशिका होती है ऑक्सीजन का अभाव, जब हमारी जो पेशी कोशिका में क्या होता है ऑक्सीजन का अभाव होता है तो ये क्या होता है जो पायरुवेट होता है वो लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो यानी जब ऑक्सीजन का अभाव का होता है, जब हम क्या होता है रनिंग कर रहे होते हैं, वॉकिंग कर रहे होते हैं, तब हमारे क्या होता है हमें जो जो ऑक्सीजन होती है जो प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच पाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में बदलता है और जो पायरुवेट होता है वो क्या होता है लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। ओके फ्रेंड्स, और तीसरे में हम क्या देखते हैं इसमें जो पायरुवेट होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज होता है पहले पायरुवेट में बदलेगा, पायरुवेट के बाद क्या होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी जल और प्लस ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये 3 प्रकार से इसका इसका जो खंडन हो सकता है, 3 प्रकार से ये ऊर्जा प्रदान कर सकता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में हो जाएगा, ऑक्सीजन का अभाव में हमारी पेशी कोशिका हो जाएगी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब अधिकांश पेशी कोशिकीय प्रक्रमों के लिए ATP ऊर्जा मुद्रा है। जो अधिकांश जितने भी कोशिकीय प्रक्रम होते हैं उनके लिए क्या होता है ATP ऊर्जा मुद्रा है, यानी ATP जरूरत पड़ती है प्रत्येक प्रक्रम के लिए। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग, यानी जब हम श्वसन करते हैं भोजन का विखंडन होता है तो उससे जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग क्या किया जाता है ADP तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP अणु बनाने में किया जाता है। यानी जो हमने भोजन किया है, भोजन करने के बाद उसका विखंडन होगा, विखंडन करने के कारण क्या होता है ऊर्जा मुक्त होगी, उस ऊर्जा को क्या होता है ATP के रूप में संचय कर लिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, कोशिका में ATP का उपयोग पेशियों के सिकुड़ने, यानी जो ATP का उपयोग क्या क्या होता है पेशियों को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग संश्लेषण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं अब मानव श्वसन तंत्र। तो ये आप मानव श्वसन तंत्र का ये चित्र बनाए, ये आप किसी भी किताब में मिल जाएगा तो आप इसे देख लीजिएगा। तो ये नासाद्वार है, मुख है और ये क्या होता है घर्षणी होती है, जहाँ पे ये दोनों नासाद्वार और मुख द्वार दोनों आके मिलता है तो उसे घर्षणी कहते हैं। ये कंठ हो जाएगा आगे, ये आपको सी आकार के छल्ले दिखते हैं, ये उपास्थि वाले होते हैं। ये श्वास नली दिख रही है, श्वास नली आगे जाकर 2
ये दो नलियों में बढ़ जाती है, फिर ये प्रत्येक भाग होता है अनेक छोटी छोटी नलिकाओं में बढ़ जाता है, अंत में ये क्या कूपिकाओं के अंदर कुपिकों में विभक्त हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको पसलियां दिख रही हैं, तो ये आपको श्वसन तंत्र पूरा है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको आप श्वसन तंत्र की हम थ्योरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है? शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो शरीर के बाहर से जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उसका क्या होता है? जो खाद्य स्रोत है यानी जो हमने भोजन ग्रहण किया है उसका उपयोग क्या होता है? आवश्यकता अनुसार क्या होता है? उसके विघटन में किया जाता है, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये श्वसन जो प्रक्रिया कैसे होती है वो देख लेते हैं। नासाद्वार से वायु शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नासाद्वार में उपस्थित महीन बाल इस वायु को निस्पंदित करते हैं, जिससे धूल के कण अलग हो जाते हैं। इसमें श्लेष्म परत भी सहायक होती है। जो हमारे जो नाक के अंदर जो महीन बाल होते हैं वो क्या क्या करते हैं? जो वायु के अंदर जो धूल के कण होते हैं वो उसे क्या होते हैं? अलग कर देते हैं। और जो उसमें श्लेष्म परत भी क्या होती है? सहायक होती है। इसके पश्चात शुद्ध वायु कंठ से होती हुई श्वास नली में प्रवेश करती है। ठीक है, ओके, श्वास नली में प्रवेश करती है। कंठ में सी आकार के उपास्थल वलय होते हैं जो श्वास नली को निपतित यानी पिचकने निपतित होने से बचाते हैं, यानी जो पिचकने से बचाते हैं। ओके फ्रेंड्स, श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है और प्रत्येक भाग अपनी ओर के फुफ्फुसीय खंड में प्रवेश करता है। ओके फ्रेंड्स, तो दो खंड होते हैं, फुफ्फुस के दो भाग होते हैं, दायां और बायां। तो फुफ्फुसीय खंड में प्रवेश करता है और छोटी छोटी श्वसनिकाओं या नलिकाओं में विभक्त हो जाता है। अंत में यह गुब्बारे नुमा संरचनाओं के जाल से संपर्कित हो जाता है। यानी जो अंत में जो ये भाग जो विभक्त होते गए नलिकाओं में, ये नलिकाएं अंत में जाकर क्या होती है? गुब्बारे नुमा संरचनाओं के जाल से संपर्कित हो जाती हैं, जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जिन्हें कूपिकाएं कहते हैं। कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए सतह उपलब्ध करवाती है। ओके फ्रेंड्स, तो जो कूपिका होती है गैसों के विनिमय के लिए सतह उपलब्ध करवाती है। इनकी भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। जो कूपिकाओं की जो भित्ति होती है उनमें क्या होता है? जो रुधिर वाहिकाओं का विस्तृत जाल होता है। अंतःशोषण में क्या होता है? ऑक्सीजन, अंतःशोषण में वायु यानी ऑक्सीजन कूपिकाओं की सतह से विनियमित होकर वाहिकाओं के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचा दी जाती है। बहिःशोषण में प्रत्येक कोशिका में निर्मित CO2 वाहिकाओं के द्वारा कूपिकाओं की सतह तक लाई जाती है और अंत में नासाद्वार के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो ये प्रक्रम है श्वसन का। श्वसन में ओके फ्रेंड्स एकदम इजी है, तो आप इसे देख लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं अब, यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह 80 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढक लेंगी। यानी यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह 80 वर्ग मीटर क्षेत्र यानी 80 बाय 80 का कोई भी जगह ले लो, यानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी आपके अगर पड़ोस के अगर 3-4 घर मिला दिए जाएँ तो उससे 80 वर्ग मीटर क्षेत्र बनेगा। तो उस क्षेत्र को ये ढक लेगी अगर इन्हें बाहर निकाल दिया जाए। ओके फ्रेंड्स, ऑक्सीजन का परिवहन विभिन्न ऊतकों तक, यानी जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है विभिन्न ऊतकों तक हीमोग्लोबिन नामक शोषण वर्णक के द्वारा किया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन के प्रति उच्च बंधुता होती है। जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है, और जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या होता है? उसमें प्रतिबंधता उच्च होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं CO2 जल में अधिक विलय है, इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में होता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं अब हृदय। तो ये हृदय का आपको चित्र दिख रहा होगा। ये महाधमनी दिख रही है आपको, ये फुफ्फुसी धमनियाँ दिख रही हैं, फुफ्फुसी शिराएं दिख रही हैं, बायां आलिंद, बायां नील्य, दायां आलिंद। ओके फ्रेंड्स, और ये शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, ये आपको ये भाग दिख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले तो ये संरचना इसकी होगी, तो इसके बारे में देख लेते हैं। हमारा हृदय जो पंप की तरह कार्य करता है। मानव हृदय एक पेशीय अंग है जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। हमारा हृदय 4 कोशिकीय होता है, जिसमें 2 आलिंद व 2 नील्य होते हैं। नील्य आलिंदों की अपेक्षा बड़े होते हैं और उनकी भित्तियां भी मोटी होती हैं। जो आलिंद होते हैं वो बड़े भी होते हैं और उनकी भित्तियां भी क्या होती हैं? मोटी होती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आलिंद के बारे में हो गया। तो ये आपको मानव का दोहरा परिसंचरण तंत्र दे रखा है। आपके हृदय के बारे में है या दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में है तो आपको लिखना यही है जो अभी बताने वाला हूँ। फुफ्फुस से फुफ्फुसी शिरा, ये शिरा हो जाएगी, शरीर को महाधमनी हो जाएगी,
तो ये फुफ्फुस कोशिका, जो फुफ्फुस कोशिका में शुद्ध रुधिर होता है वो क्या होता है, फुफ्फुसी शिराओं में आता है। फुफ्फुसी शिराओं से ये क्या आलिंद में आया, आलिंद से ये नीले में आता है, नीले से ये क्या होता है शरीर की महाधमनी, महाधमनी से शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचा दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और शरीर के प्रत्येक भाग से जो अशुद्ध रुधिर बनता है उसको क्या होता है महाशिरा में लाया जाता है। महाशिरा से ये क्या होता है दायां आलिंद होता है उसमें आता है। उसके बाद ये क्या होता है दायां नीले में आता है। ओके फ्रेंड्स, और दायां नीले से ये क्या होता है पुनः ये फुफ्फुसी धमनी के द्वारा क्या होता है फुफ्फुस में भेज दिया जाता है, जहाँ पे इसका पुनः शुद्धिकरण हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये बायां आलिंद, ये बायां नीले, ये दायां आलिंद, ये दायां नीले। ओके फ्रेंड्स, तो अब इसका प्रक्रम देखा आपके हृदय के बारे में या दौरा परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो आपको ये पूरा लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें देख लेते हैं अपन। फुफ्फुसीय शिराओं से शुद्ध रक्त, यानी फुफ्फुसीय शिराओं से क्या होता है शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनित रक्त बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद में रुधिर पर्याप्त मात्रा में भरने पर द्विबलन कपाट, उसके जो बायां आलिंद और नीले के मध्य क्या होता है द्विबलन कपाट पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं खुल जाते हैं, और रक्त बाएं नीले में आता है, वह बायां आलिंद शिथिल हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो जो बायां आलिंद था उससे रक्त क्या होता है बायां नीले में आ गया, और बायां आलिंद क्या होता है शिथिल हो जाता है। बाएं नीले के भरने पर रुधिर महाधमनी में पंप किया जाता है, यानी बायां आलिंद भरने के बाद जो रुधिर क्या होता है महाधमनी में पंप किया जाता है, यहाँ से धमनियों धमनिकाओं आदि को भेज दिया जाता है, और अंत में ऐसे शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचा दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब आता है शरीर के प्रत्येक भाग से अशुद्ध रुधिर यानी विऑक्सीजनित रक्त और शिराओं आदि से होते हुए यह महाशिरा में पहुंचता है, और यहाँ से यह दायां आलिंद में जाता है। इसके पश्चात यह त्रिवलन कपाट खुलने से दायां नीले में, यानी जो दायां आलिंद और दायां नीले के मध्य क्या होता है त्रिवलन कपाट पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, के खुलने से दायां नीले में आ जाता है, अंत में इसे दायां नीले के द्वारा फुफ्फुसी धमनी में भेज दिया जाता है। फुफ्फुसी धमनी इसे ऑक्सीजनित करने के लिए फुफ्फुस में भेज देती है। ओके फ्रेंड्स, जो अभी ऊपर देखा था वही इसके अंदर लिखा हुआ है। इस प्रकार एक हृदय चक्र में रुधिर हृदय में 2 बार प्रवेश करता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं हम दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। नीले प्रकुंचन के दौरान धमनियों के अंदर का दाब प्रकुंचन दाब, यानी नीले प्रकुंचन के दौरान, प्रकुंचन यानी सिकुड़ने के दौरान जो धमनियों के अंदर का दाब होता है प्रकुंचन दाब कहते हैं, तथा नीले अनुशीतलन यानी नीले अनुशीतलन के दौरान जो धमनी के अंदर का दाब होता है उसे अनुशीतलन दाब कहते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब 120 mmHg व अनुशीतलन जो दाब होता है वो 80 mmHg होता है। सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है 120/80 mmHg होता है, तो ये सामान्य व्यक्ति का रक्तदाब ये होता है। ओके फ्रेंड्स, ये जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका रक्तदाब क्या होता है ये होता है। ओके फ्रेंड्स, 120/80 mmHg। और जो जब हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो यानी हाइपरटेंशन होती है, तो उसमें जो रक्तचाप क्या होता है यानी बीपी हाई है, तो बीपी हाई हम कब कहते हैं जब 140 और 90 mmHg हो जाता है, तो उसे हम बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। 140 या 90 के लगभग पहुंच जाता है, 140/90 के लगभग पहुंचना हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, और जो रक्तदाब को मापने के लिए जो आपने देखा होगा डॉक्टर के पास एक यंत्र होता है जिससे रक्तदाब वो आपके हाथ पे बॉडी पे लगाता है, और एक उसके पास एक पंप होता है जिससे पंप करता है, और उसके पास उस जो यंत्र होता है उस यंत्र को हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो यंत्र से दाब मापता है डॉक्टर उसे हम क्या कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? प्लेटलेट्स कोशिकाएं पूरे रुधिर तंत्र में भ्रमण करती रहती है। जो हमारा रुधिर तंत्र होता है उसमें क्या होती है प्लेटलेट्स जो कोशिकाएं होती हैं भ्रमण करती रहती हैं, घाव लगे स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर रक्त स्राव को रोकती हैं। जो प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं रुधिर का थक्का बनाकर तो जो रक्त स्राव होता है उसको रोकती हैं, जिससे रुधिर का चोट लगे स्थान से बहना बंद हो जाता है। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं घाव लगे स्थान पर क्या होती हैं उस थक्का बना देती हैं और उसका स्राव होना बंद हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो प्लेटलेट्स अति महत्वपूर्ण होती हैं। जिनके प्लेटलेट्स की संख्या कम होती है उनमें क्या होता है अगर चोट लग जाती है तो उनकी क्या होता है जो रुधिर होता है वो रुकता नहीं है और जो घाव लगे स्थान से बहता रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम देखते हैं लसिका। लसिका क्या है? यदि रक्त में से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं हटा दी जाएं तो शेष बचा तरल क्या होता है लसिका कहलाता है। यदि रक्त में से कुछ प्लाज्मा प्रोटीन और रुधिर कोशिकाएं हटा दी जाएं तो शेष बचा तरल
लसिका कहलाता है। इस तरल में अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। यह तरल रंगीन होता है, रंगीन यानी कलरलेस होता है। बचा हुआ वह क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन, यानी जो पचा हुआ होता है, पचा हुआ वह क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का जो वहन लसिका द्वारा होता है। इस प्रकार लसिका वहन में मदद करता है, यानी जो क्षुद्रांत के जो पाचन होता है, पाचन से जो भोजन अवशोषित होता है उसका जो वहन होता है वो क्या होता है, लसिका के द्वारा किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम आते हैं पौधों में परिवहन। तो पौधों में परिवहन कैसे होता है? पौधों में परिवहन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन मंडल कहते हैं। तो पौधों में परिवहन करने के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन मंडल कहते हैं। संवहन मंडल में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक तो जाइलम हो जाएगा, एक फ्लोएम हो जाएगा। तो जाइलम में हम देखते हैं यह जल व खनिज लवणों को जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी जाइलम क्या करता है, जल व खनिज लवणों को क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यानी जड़ों से वो क्या जल व खनिज लवण अवशोषित करता है और पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसके निम्न भाग होते हैं, इसके निम्न भाग होते हैं। पहला हो जाएगा वाहिनिका, दूसरा वाहिका, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, चौथा जाइलम तंतु। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं फ्लोएम। फ्लोएम फ्लोएम क्या होता है, यह भोजन व अन्य पोषक पदार्थों को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। इसके निम्न भाग होते हैं, यह क्या करता है, भोजन व अन्य पोषक पदार्थों को पत्तियों से, यानी जो पत्तियों में जो भोजन निर्मित होता है उसको क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम। तो फ्लोएम यह कार्य करता है। इसके निम्न भाग होते हैं चालनी नलिका, सहायक कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। तो मानव उत्सर्जन तंत्र देखते हैं पहले। तो इसकी ये डायग्राम यानी चित्र बना रखा है इसका। तो इसमें ये देखते हैं बायां वर्क है, ये दायां वर्क है। ये क्या है, बाईं वर्क धमनी हो जाएगी, बाईं वर्क सिरा, ये सिरा हो जाएगी, ये धमनी हो जाएगी जो आपको लाल कलर में दिख रही है। ओके फ्रेंड्स, और ये महाधमनी हो जाएगी जो आपको ये लाल कलर में, ये महाधमनी है। और ये मूत्र वाहिनी हो जाएंगी, एक इस वर्ग से निकली है और एक इस वर्ग से निकली है। ये महाशिरा हो जाएगी जो नीले कलर में जो दिख रही है आपको, वो क्या होती है, महाशिरा होती है। और ये मूत्राशय हो जाएगा, ये जो आपको दिख रहा है मूत्राशय। और ये जो मूत्र मार्ग हो जाएगा सीसन में। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपने हो गया, ये डायग्राम में ये क्या क्या होता है ये देख लिया अपने। ये महाशिरा हो जाएगी, ये महाशिरा, महाधमनी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये वृक हो जाएंगे दो, जो कि क्या होता है, सैम के बीज होता है उसके आकार के क्या होते हैं, वृक होते हैं। ओके फ्रेंड्स, सैम के बीज के आकार के वृक होते हैं। तो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं आप। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक दिख रहा है आपको ऊपर, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक क्या होते हैं, सैम के बीज के आकार के होते हैं जो उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन की परिभाषा देख लेते हैं अब। उत्सर्जन शरीर में मेटाबॉलिक यानी उपापचयी, हिंदी में कहेंगे उपापचयी प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक या अपशिष्ट उपोत्पादों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उत्सर्जन कहते हैं। अब आते हैं हम मूत्र निर्माण कैसे होता है। तो मूत्र निर्माण देखते हैं। मूत्र निर्माण का उद्देश्य रुधिर से हानिकारक पदार्थों जैसे यूरिया आदि को छानकर बाहर निकालना है। तो ओके फ्रेंड्स, जो मूत्र निर्माण का जो कार्य किसके द्वारा किया जाता है, ये जो नेफ्रॉन आपको वृक्काणु दिख रही है, जिन्हें हम एक निषेध आधारी एकक निषेधक भी कहते हैं, वृक्काणु कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो ये नेफ्रॉन होता है इसके अंदर ये आपको इसके भाग दिख रहे होंगे, ये ग्लोमेरुलस दिख रहा है आपको। ओके फ्रेंड्स, जो कप के आकार का वो आप दिख रहा है उसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये कप के आकार का आपको दिख रहा है जो बोमेन संपुट है। और ये वृक्क धमनी शाखा है जहाँ से ये रुधिर क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर यहाँ पे आता है। और ये जो यहाँ से जाने के बाद ये इसका क्या होता है, छनन होता है। यहाँ से छनन होने के बाद ये क्या होता है, यहाँ पे ये समीपस्थ नलिका दिख रही है, समीपस्थ संवलित नलिका दिख रही है, दूरस्थ संवलित नलिका। ये यहाँ पे जो नलिका क्या है, संवलित यानी मुड़ी है, मुड़ी हुई होना। तो यहाँ पे ये मुड़ी हुई है, एक तो इसके पास में मुड़ी है तो इसे हम क्या कहते हैं, समीपस्थ संवलित नलिका कहते हैं। और ये दूर मुड़ी हुई है तो इसे दूरस्थ संवलित नलिका कहते हैं। और ये क्या हो जाएगी, संग्राहक वाहिनी हो जाएगी जो। और ये जो वासा रेक्टा जो आपको ये लाल कलर में दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस पूरी संरचना को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं वो वर्ग की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। ओके फ्रेंड्स, जो मूत्र निर्माण का कार्य है वो नेफ्रॉन के द्वारा किया जाता है। तो अब इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। वर्ग में आधारी निस्यंदन एकक यानी नेफ्रॉन या वृक्काणु, जिन्हें वर्ग की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं, में बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। ओके फ्रेंड्स, जो आपको जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो आपको ऊपर चित्र में दिखाया था उसे क्या कहते हैं, रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है, जिसे उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। नेफ्रॉन आपस में निकटता से पैक रहते हैं। जो नेफ्रॉन होते हैं आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंदन में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और
प्रचुर मात्रा में निस्यंदन यानी छनन प्रक्रिया में, जो प्रारंभिक जो छनन प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है, कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। यानी ये क्या होता है, जो छना हुआ पदार्थ है उसमें ये रह जाता है। इन पदार्थों का चयनित पुनर्अवशोषण हो जाता है। जल की मात्रा का पुनर्अवशोषण शरीर में उपलब्ध जल की मात्रा पर तथा कितना विलय अपशिष्ट यानी कितना यूरिया उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। यानी जल का अवशोषण कितना होगा वो क्या करता है, उत्सर्जित पदार्थ और कितना उत्सर्जित पदार्थ, कितना जो अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करना है उस पर निर्भर करेगा जो जल का पुनर्अवशोषण। ओके फ्रेंड्स, निर्भर करता है। प्रत्येक वर्ग में बना मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है। तो ये मूत्र निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे छनन प्रक्रिया के द्वारा मूत्र निर्माण हो गया, फिर जल का पुनर्अवशोषण हो जाएगा। पुनर्अवशोषण क्या होता है, जल की मात्रा तथा कितना विलय अपशिष्ट उत्सर्जित करना है उस पर निर्भर करेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हमें अपशिष्ट यानी यूरिया ज़्यादा उत्सर्जित करना है तो जल की मात्रा ज़्यादा की आवश्यकता पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ग में बना मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है। दोनों मूत्र वाहिनी मूत्राशय से जुड़ी रहती है और इनसे मूत्र मूत्राशय में आता है। मूत्राशय पेशी होता है और उचित स्पंदन यानी आवेग मिलने पर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये मूत्र निर्माण की प्रक्रिया और उसका बाहर त्यागना हो गया। अब आते हैं हम अपोहन। तो अपोहन क्या होता है, वर्कों के संक्रमित हो जाने या अक्रिय हो जाने की दशा में, अक्रिय हो जाने की दशा में शरीर में निर्मित नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए जिस कृत्रिम युक्ति का प्रयोग किया जाता है उसे अपोहन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपोहन एक है जिन व्यक्तियों के अगर वृक्क यानी खराब हो गए, संक्रमित हो गए, तो उनमें क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया की मात्रा क्या होती है, रुधिर में बढ़ती जाती है और अगर ज़्यादा हो जाए, अगर यूरिया की मात्रा, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए एक जो प्रक्रिया है जिसे अपोहन कहते हैं। अपोहन के द्वारा क्या होता है, ये आपको चित्र दिख रहा है। तो अपोहन में क्या होता है, यहाँ पे एक धमनी से क्या होता है, रक्त इसमें लाया जाता है और ये जो उपकरण है इसमें आता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे यूरिया आदि क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं रुधिर से, और जो शुद्ध रुधिर क्या होता है पुनः क्या होता है इस नलिका के द्वारा होते हुए शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और ये क्या होता है, जो अपोहन के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ वो इस फ्लास्क में एकत्रित हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये अपोहन की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। नेक्स्ट हम आते हैं अब पादपों में उत्सर्जन। पादपों में उत्सर्जन के लिए जंतुओं से भिन्न युक्तियां अपनाते हैं, यानी जो पादप उत्सर्जन के लिए भिन्न युक्तियां अपनाते हैं उनके अंदर कोई वरक आदि ऐसे तंत्र नहीं पाए जाते हैं। इनमें कुछ अपशिष्ट पदार्थ गिरने वाली पत्तियों में एकत्र हो जाते हैं, जो उनके अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो पत्तियां गिरने वाली होती हैं उनमें एकत्र हो जाते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद जैसे रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम जो होते हैं उनमें संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यानी जो पादप में उत्सर्जन के लिए जंतुओं से भिन्न युक्तियां पाई जाती हैं, इनसे कुछ अपशिष्ट पदार्थ गिरने वाली पत्तियों में एकत्रित हो जाते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में क्या होते हैं, विशेष पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए।